हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो से हम प्रारंभ करेंगे हमारा पिछले वर्ष का सबसे ज़्यादा चर्चित होने वाला जो कोर्स था वो था यूपीएससी 2020 करंट अफेयर। तो उसी क्रम में हम यहां पर प्रारंभ कर रहे हैं यूपीएससी 2021 करंट अफेयर। और ये करंट अफेयर ना ही केवल आपको यूपीएससी में मदद करेगा, बल्कि जितने भी आप एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं उन सभी में, चाहे वो यूपीएससी का हो, सीडीएस हो, एफकेट हो, स्टेट पीएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, इन सभी में ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। और इसमें जो डिस्कशन रहेगा वो आपको बहुत डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा ताकि आप सभी प्रकार के एग्ज़ाम में कंफर्ट फील हो सके इस पूरे वीडियो को लेकर के। तो मैं आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, घर पर सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से लेकर के चल रहे होंगे आगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस कोर्स को। और मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा एक और कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों, करंट अफेयर की सीरीज़ में हम इसमें देखेंगे 3 महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें से पहला टॉपिक रहेगा एंगोइला कैरेबियन सागर में एक द्वीप समूह है, उसके बारे में जानेंगे। दूसरा है इसमें मुदुमुलाई टाइगर रिजर्व और तीसरा रहेगा नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। इन 3 महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें से क्या कुछ हमारे एग्ज़ाम में आ सकता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं एंगोइला कैरेबियन सागर में एक द्वीप समूह है उसके बारे में, तो ये जो समूह देश है यहाँ पर कैरेबियन सागर में, वहाँ पर ये स्थित है। ये एक आइलैंड है एंगोइला। और यदि हम इसके बात करें इसके कंट्री कोड की, तो इसका कंट्री कोड AI है, जिसको हम देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी AI कोड होता है, तो इसका संक्षिप्त कोड है ये। अगर हम और बात करें एंगोइला के बारे में, तो देखिए यह पूर्वी कैरेबियाई सागर में स्थित एक ब्रिटिश समुद्री पारिक द्वीप है, अर्थात इस पर ब्रिटिश का अधिकार था। प्रारंभ में ब्रिटिश का इस पर अधिकार था, आज से वर्षों पूर्व। फिर कैरेबियन सागर अटलांटिक महासागर का एक भाग है जो कि मैक्सिको की खाड़ी के दक्षिणी पूर्व में स्थित है। ये इसका निर्माण मूंगा या फिर चूना पत्थर से हुआ है और यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है। अन्य द्वीप की अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में कई छोटे छोटे निर्जन अपतटीय द्वीप भी है, जिसमें से कुछ बड़े द्वीप हैं जैसे कि डॉग है, फिर स्क्रब है और सोम्ब्रेरो है और प्रिकली पियर काप्स। ये यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण द्वीप है। अगर हम बात करें जनसंख्या की इस एंगुइला द्वीप की, तो इसकी अधिकांश आबादी अफ्रीकी मूल की है, जिसमें अधिकतर लोग ईसाई धर्म को फॉलो करने वाले हैं। अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें इस क्षेत्र की, तो यहाँ की अर्थव्यवस्था पर्यटन और वित्तीय सेवाओं पर आधारित है, जबकि कृषि का महत्व बहुत कम है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो भी इकोनॉमी चलती है, फ्लरिश करती है इस देश की, इस द्वीप की, वो पूरी की पूरी जो क्षेत्र है यहाँ पे, वो पूरा पर्यटन के रूप में विकसित है। पर्यटन के द्वारा ही यहाँ पर पैसे का अर्जन यहाँ पर किया जाता है। चलिए, अब यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मुदुमुलाई टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने बहुत सारे, जब से लेक्चर स्टार्ट किया है, हर एक लेक्चर में कोई ना कोई नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस किया गया है। तो मैं आपसे एक्सट्रीमली रिकमेंड करूंगा कि आप इन सभी के नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि आप ये किसी ना किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें हर एक प्रश्न में से कोई ना कोई प्रश्न ज़रूर इस इन्वायरमेंट से आता है। तो देखिए, अगर हम बात करें मुदुमुलाई टाइगर रिजर्व की, तो देखिए मुदुमुलाई टाइगर रिजर्व जो है वो भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है ये। और यहाँ पर अच्छी मात्रा में हाथियों की संख्या पाई जाती है। आप मैप में देख सकते हैं कि इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र, इसी क्षेत्र के आसपास मुदुमुलाई नेशनल पार्क स्थित है, जो कि तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर के पास भी आता है। अगर हम मुदुमुलाई टाइगर रिजर्व के बारे में और अतिरिक्त जानकारी की बात करें, तो इसकी अवस्थिति मुदुमुलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले में स्थित है ये। तो नीलगिरी जिले में 3 राज्यों में, ये पूरे क्षेत्र में ये एक तरीके से ट्राई जंक्शंस पे बनाता है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इस तीनों राज्यों के ट्राई जंक्शंस पर ये मुदुमुलाई नेशनल पार्क स्थित है। और इसके बाद अगर हम बात करें इसका क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल है कुल मिलाकर के 321 वर्ग किलोमीटर। यह वर्ष 1986 में घोषित भारत के पहले बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। तो भारत का जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है 1986 में घोषित किया गया, वह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। अगर हम इसकी सीमा विस्तार की बात करें मुदुमुलाई टाइगर रिजर्व की, तो इसकी सीमा पश्चिम में वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि केरल में स्थित है, उत्तर में बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटक में स्थित है, दक्षिण पूर्व में नीलगिरी, उत्तर भाग में
और दक्षिण पश्चिम में गुडालूर वन प्रभाग में से मिलकर टाइगर और एशियाई हाथी जैसी प्रमुख प्रजातियों के लिए यह एक बहुत ही सुंदर अच्छे तरीके से संरक्षित क्षेत्र का निर्माण करती है ये। और इसमें दोस्तों मैंने जो भी नाम बताया यहाँ पर, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, नीलगिरी वाले क्षेत्र, इन सब के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर्स में जाके पढ़ा चुके हैं। आप लोग उसको जाकर के देखिए और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। फिर यहाँ पर मोयार नदी मुदुमलाई टाइगर रिजर्व से होकर बहती है और मुदुमलाई तथा बांदीपुर अभयारण्य के बीच में प्राकृतिक विभाजन रेखा का निर्माण करती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मुदुमलाई और बांदीपुर अभयारण्य के बीच प्राकृतिक विभाजन रेखा का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो उसका आंसर यहाँ पर मोयार नदी रहेगा। फिर टाइगर रिजर्व की घोषणा की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने अप्रैल 2007 में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में बाघों की घटती आबादी के कारण इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1872 के तहत टाइगर रिजर्व घोषित किया था। फिर वनस्पति मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में लंबी घास वाली पाई जाती है यहाँ पर, जिसे आमतौर पर एलिफेंट ग्रास भी कहा जाता है। यहाँ बांस, सागौन, रोजवुड जैसी मूल्यवान वृक्षों की प्रजातियाँ भी पाई जाती है। फिर यहाँ पर जीव जंतुओं की अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं में बाघ, हाथी, इंडियन गौर, पैंथर, बार्किंग डियर, मालाबार विशालकाय गिलहरी और हाइना यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। देखिए ये स्कीम क्या है, जिसको हम शॉर्टकट में NMMSS भी कह सकते हैं। तो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय जो है उसके द्वारा एक विशेष जानकारी दी गई है कि नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम में सीनियर एवं सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं में जो ड्रॉप आउट की दर थी उसमें धीरे धीरे कमी लाने के प्रयास किए गए, उस प्रयास में सफलता प्राप्त हुई है। तो ये जो पूरा स्कीम है ये पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के द्वारा चलाया जाता था, जो कि अब वर्तमान में वो शिक्षा विभाग हो गया है, शिक्षा मंत्रालय हो गया है। तो देखिए यदि हम बात करें इस स्कीम के कुछ महत्वपूर्ण बातों की, तो यह स्कीम केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत मई 2008 में लागू की गई थी, जो कि वर्तमान में शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्य करती है। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य 8वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़ने वाले आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना था। उन्हें माध्यमिक स्तर पर अध्ययन जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना था कि वो आगे की पढ़ाई कर सके। स्कॉलरशिप से संबंधित इसमें क्या प्रावधान रखे गए थे, तो इस योजना के तहत राजकीय विद्यालय, सरकारी सहायता प्राप्त एवं स्थानीय निकाय वाले स्कूलों में अध्ययन कर रहे कक्षा 9 से चयनित छात्रों को कक्षा 10वीं से 12वीं तक की पढ़ाई जारी रखने के लिए 1 लाख नई छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जानी थी। तो इसके अंतर्गत प्रत्येक बच्चे को जो चयनित होता था एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के माध्यम से, उसको प्रति महीने में 1000 रुपये दिया जाता था और यह 1000 उसे 12 महीने दिए जाते थे। तो इस प्रकार से उसको एक वर्ष में 12,000 रुपये प्राप्त कराए जाते थे 9वीं क्लास से लेकर के 12वीं क्लास के बच्चों को। फिर इसके बाद इस योजना के तहत छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए छात्रों का चयन राज्य, केंद्र मतलब संघ और राज्य क्षेत्रों की सरकारें द्वारा आयोजित एक परीक्षा के माध्यम से किया जाता था। योजना का मूल्यांकन कैसे किया जाता था, तो इस योजना के तहत देश भर के लगभग 16,93,000 छात्रों को अब तक की छात्रवृत्तियाँ दी जा चुकी है। और सभी संस्थाओं ने प्रमुखों ने बताया है कि NMMS योजना ने सीनियर एवं सेकेंडरी स्कूल में जो भी बच्चे जो ड्रॉप आउट हो जाते थे आर्थिक रूप से कमजोरी की वजह से, उनको यहाँ पर सहयोग प्रदान किया गया है कि वे अपनी पढ़ाई को बंद ना करें और आगे की अपनी जो पढ़ाई है उसको सुचारू रूप से लेकर के चलते रहें, ताकि जो हमारे देश में जो स्कूल ड्रॉप आउट के जो परसेंटेज है उसमें कमी लाई जा सके। तो दोस्तों ये टॉपिक्स था जिसके ऊपर हमने डिस्कस किया। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न रहेंगे जो कि आप लोगों ने यदि पूरे लेक्चर को पूरे ध्यानपूर्वक तरीके से सुना है तो मुझे उम्मीद है कि इन सभी सवालों के जवाब आप कमेंट सेक्शन में बहुत ही अच्छे से देंगे। तो पहला सवाल है यहाँ पर, एंगुइला द्वीप समूह या द्वीप जो है यह किस महासागर या सागर में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है हिंद महासागर, दूसरा है प्रशांत महासागर, तीसरा ऑप्शन है कैरेबियन सागर और चौथा ऑप्शन है अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न है, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है केरल, सेकंड ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक, चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, 1986 से पहले मुदुमलाई टाइगर रिजर्व
भारत के किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा था? 1986 से पहले मुदुमलाई टाइगर रिजर्व भारत के किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा था? पहला है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, दूसरा है वायनाड वन्यजीव अभयारण्य, तीसरा है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, चौथा है नागरहोल टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? पहला ऑप्शन है 2008, दूसरा ऑप्शन है 2013, तीसरा ऑप्शन है 2016 और चौथा ऑप्शन है 2018। अगला प्रश्न है, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 10वीं से 12वीं तक के पढ़ाई करने वाले जो बच्चे होते हैं, जो स्कूल सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते हैं, उन स्टूडेंट को स्कॉलरशिप के रूप में कितनी राशि प्रतिवर्ष दी जाती है? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर 8,000, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर 10,000, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर 12,000 और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर 16,000। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस थे जिसको आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया था। इन सारे क्वेश्चंस के जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। यदि नहीं आता है तो आप इन सारे क्वेश्चंस के जो जवाब है वह हमारा जो इंस्टाग्राम का पेज है वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ पे भी सारे क्विजेस डाले जाते हैं ऐसे स्टोरी के फॉर्म में। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे अपीयर होते हैं इस क्वेश्चंस को, तो आप भी उनमें अपने पार्टिसिपेट करिए और ट्राई कीजिए, कोशिश करिए कि देखिए आपको कितने मार्क्स आते हैं। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ और जिसको भी आप समझते हैं कि उसके लिए यूज़फुल हो सकता है उसको शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया है तो। और उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को ये वीडियो समय पर, जिस समय के लिए आपको बताया गया उस समय पर ये मिल जाया करेगा। चलिए फिर से मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।